हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी ए से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो जितने बच्चे क्लास 10th में और आपका हिंदी ए है, विदाउट स्किप कंप्लीट वीडियो को देखिए, क्योंकि जैक बोर्ड की तरफ से ये मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया जो 2024-25 आपको देखने को यहाँ मिल सकता है। ये जैक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया, तो बिल्कुल आप अच्छे से इसको क्वेश्चन आंसर को जवाब यानी कि क्वेश्चन आंसर का जवाब दीजिए और क्वेश्चन आंसर को रिवाइज कीजिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं। आप थोड़ा देख लीजिए, क्लास 10th हिंदी ए और समय 3 घंटे का आपको मिलेगा, जिनमें से पूर्णांक 80 नंबर का है, यानी 30 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव का है। सामान्य निर्देश थोड़ा पढ़ लीजिए। सभी विद्यार्थी यानी कि विद्यार्थी यथासंभव निर्देशांक अपने शब्दों में उत्तर दें। सभी प्रश्न अनिवार्य है, बिल्कुल आपको सभी सवाल का जवाब देना है। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है, जो 4 खंडों में विभक्त है। क ख ग घ में विभक्त है। खंड क में 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 1 नंबर से 30 नंबर तक देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा सामान्य निर्देश सभी बच्चे थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हम लोग बिना लेट के क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते, तो खंड क से हम लोग शुरू करते हैं, जिनमें से हम लोग को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने बच्चे हिंदी ए है और क्लास 10th में है और जुड़ गए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट में हम लोग का एक पैसेज यहाँ पर गद्यांश, इसको अच्छा से पढ़िए। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। स्वस्थ हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वस्थ शरीर में ही मस्तिष्क का निवास होता है, यानी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपना खान पान, दिनचर्या, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अभी इतना बिजी लाइफ हो गया हर व्यक्ति का कि हर कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित बिल्कुल नहीं है। दिन रात एक कर देते हर चीज़ को अपने जगह लाने के लिए, कमाने के लिए, अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए। बट अगर हम लोग अपने लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं तो हम लोग को शरीर भी अच्छा होना चाहिए। तो ये हम लोग का पैसेज है, जहाँ से अभी हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आप नेक्स्ट आ जाइए। यहाँ पर पैराग्राफ और भी कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर थोड़ा पढ़ लीजिए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ है। जी हाँ, देखिए क्या क्या बोला। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के प्रमुख है। इसके अतिरिक्त तनाव से बचना और सकारात्मक सोच रखना, यानी कि सही सोच रखना, पॉजिटिव सोच रखना, पॉजिटिव थिंकिंग रखने में सहायक होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक जीवन के कार्य और उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होते हैं। आज की भागदौड़ जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं, बिल्कुल, जिससे दीर्घकालीन बीमारियां खतरा बढ़ सकता है। दीर्घकालीन रोग किसे कहते हैं? जो लंबी समय तक आपके आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। इस पैराग्राफ में बहुत ही अच्छा हम लोग को लेसन मिलता है और यहाँ से क्वेश्चन में बनेगा, उसका भी जवाब देंगे कि हम लोग भागदौड़ की ज़िंदगी, इतना हम लोग बिजी लाइफ हो गए हैं, हम लोग का लाइफ इतना बिजी हो गए हैं कि हम लोग अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बिल्कुल आसानी से जवाब दे देना है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया था? अभी हम लोग जस्ट पहले पढ़े। जी, हम लोग जस्ट पहले पढ़े। स्वस्थ जीवन के लिए मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया था, जिनमें से 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में पूछा है संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद, केवल व्यायाम, खान पीन, तनाव, सकारात्मक सोच, शारीरिक मानसिक। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने, क्वेश्चन नंबर 1 का संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद, बिल्कुल ये मुख्य स्तंभ है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्वास्थ्य का सीधा संबंध। जी हाँ, स्वास्थ्य का सीधा संबंध पूछा है किससे है? यहाँ पर हम लोग जस्ट भी पहले पढ़े हैं। स्वास्थ्य का सीधा संबंध सामाजिक जीवन से है, धन संपत्ति से है, दैनिक कार्यों उत्पादों से है, भागदौड़ भरी जिंदगी से है। तो जल्दी से जवाब इसका देना जितने बच्चों ने। जी हाँ, जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चुने, ऑप्शन नंबर बी चुने, आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है? स्वास्थ्य का सीधा संबंध दैनिक जीवन, कार्यों और उत्पादकता से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तनाव से बचने के लिए गद्यांश में उपाय क्या सुझाए? तनाव से बचने के इस गद्यांश में क्या उपाय बताए? अधिक काम करना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए, पर्याप्त खाना खाना
और देर रात तक जागना। तो हम लोग को बिल्कुल आसानी से बच्चा को पता है, हम लोग जस्ट अभी पहले पढ़े हैं कि सकारात्मक तो सोच रखना है, कि पॉजिटिव सोच रखना। बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, तो पॉजिटिव चीज़ अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ रखना, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है। हम लोग इतना अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं कि हम लोग अपने सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। तो ऑप्शन दिया है शांति और सुकून, बेहतर उत्पादकता, अधिक ऊर्जा प्राप्त करना, दीर्घकालीन बीमारियों का खतरा। तो हम लोग अभी जस्ट पहले पढ़े हैं, अगर हम लोग स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करेंगे, थोड़ा हम पैराग्राफ में आपको दिखा देते हैं। जस्ट आप पैराग्राफ देखिए, जस्ट आप पैराग्राफ पे आ जाइए। दीर्घकालीन बीमारी हो सकते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान से पढ़िए। अगर लोग क्या बताया, देखिए लोग स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करेंगे जिससे दीर्घकालीन बीमारी का खतरा बढ़ जाएगा। तो ये तो सवाल पूछा, यहीं से सवाल पूछा है, तो बिना ऑप्शन पढ़े आपको बिल्कुल जवाब दे देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का दीर्घकालीन बीमारियों का खतरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दें और आपका गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है। इसी तरह मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए बिना लेट के। हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दें। बहुत ही मज़ेदार हम लोग का पैसेज यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा पढ़िए। नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। आगे देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है नारी के बारे में। वह स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी है सृजन की अद्भुत पुकार, संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, हर बांध को वह सलता से हारी, संपन्न साहस धैर्य प्रतीक, नारी के बिना जीवन अधूरा अधीर, सम्मान दो नारी को पहचान दो, उसके सपनों को भी उड़ान दो, नारी है प्रकाश, नारी है जीवन। आप आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा आप पढ़ सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन का भी हम लोग आंसर खोजेंगे। सम्मान दो नारी को पहचान दो, उसके सपनों को भी उड़ान दो, नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उससे ही यह जगत स्पंद है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या है। जी हाँ, नारी के बिना भी सवाल में लोग पढ़े हैं, ये पैसेज में पढ़े हैं। नारी के बिना क्या है, समाज, सृष्टि, शिक्षा, राजनीति। नारी के बिना क्या अधूरी है, जल्दी से आपको जवाब दे देना। नारी के बिना क्या है, सृष्टि यानी कि अधूरी है, सृष्टि क्या है, अधूरी है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। नारी को किसका प्रतीक बताया गया, नारी को किसका प्रतीक बताया गया, जल्दी से आपको नीचे जवाब देना, जल्दी से आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है। नारी को किसका प्रतीक बताया गया, संघर्ष और क्रोध का, संपन्न साहस और धैर्य को, शक्ति और सत्ता को, सुंदरता और कला को। तो नारी को जो है ना किसका प्रतीक बताया गया, तो हम लोग जस्ट अभी पहले पैराग्राफ में पढ़ें, थोड़ा आपको हम पैराग्राफ दिखा देते हैं, थोड़ा आप जस्ट पैराग्राफ देख लीजिए ताकि आप को भी समझ आ जाएगा। यहीं से सवाल बनता है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। हर बाधा व सरलता से हारी, संपन्न साहस धैर्य का प्रतीक है, नारी के बिना जीवन अधूरा अधीर है। तो यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन बना है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जितने बच्चों ने, जी हाँ जितने बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी चुने, आप बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिए, संपन्न साहस और धैर्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। पद्यांश और नारी को किन गुणों से संबोधित किया जाए, किन गुणों से संबोधित किया है, क्रोध, लालच से, धन, वैभव से, स्नेह, करुण और सृजन से, कठोरता, अनुशासन से। यानी कि 4 ऑप्शन है, आपको जवाब देने के लिए 5 सेकंड भी है, तो जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखते हैं कितने बच्चों ने कमेंट बॉक्स बिल्कुल भर पा रहे हैं और कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दे पा रहे हैं। क्या मेरी आवाज़ आपको सब कोई सुन पा रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स से लिखिए यस सर, यस 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 लिखिए, ताकि हम समझ पाएंगे आपको वीडियो बिल्कुल सही से आपको दिख पा रहे हैं और आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। नारी के किन गुणों से संबोधित किया गया, तो जितने बच्चों ने 7 का ऑप्शन नंबर बी चुने, स्नेह, करुणा और सृजन, बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 में क्या पूछा गया है। नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया, नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, उन्हें दबाने का, उन्हें नज़रअंदाज करने का, उन्हें उड़ान देने का, उन्हें सीमित रखने का। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन अभी हम लोग जस्ट पढ़े पैराग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी, जितने बच्चों ने चुने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें उड़ान देने को कहा, जी हाँ नारी को उन्हें उड़ान देने को कहा।
ओके, आगे बढ़ते हैं बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि खंड ग में आ जाइए, सॉरी खंड ख में आ जाइए। खंड क में ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, आप आसानी से हर सवाल का जवाब दे पाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनना है। और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है सकर्मक क्रिया का चुने, सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनना है। हम क्लास में बता दी क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताए क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। भी हम क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं जल्दी से बताए। एक होता है अकर्मक क्रिया, जितने बच्चे बता पा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे। एक अकर्मक क्रिया और दूसरा क्या है, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया एंड सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्म होते हैं, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होते हैं। ये बेसिक से जानकारी आपको होना चाहिए, हम विथ ट्रिक्स के साथ आपको बताते हैं, जल्दी से पहचान लेंगे। सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए आप 2 सवाल पूछना है। एक क्या पूछना है, जी हाँ, सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए सबसे पहले आपको 2 सवाल पूछना पड़ेगा सेंटेंस से। सबसे पहले क्या लगाना है और किसको लगाना है। अगर ये दोनों का जवाब मिल जाएगा तो सकर्मक क्रिया होगा, दोनों का जवाब नहीं मिलने पर अकर्मक क्रिया होगा। थोड़ा हम लोग चेक कर लेते हैं, एक बार क्या पूछते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बच्चा रो रहा है, क्या रहा है, रो रहा है। किसको रहा है, बच्चा को रो रहा है, ये बिल्कुल नहीं मैच हो रही है, अकर्मक क्रिया है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी थोड़ा पढ़िए, मैं खाना खा रहा हूँ, क्या रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, क्या रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। मिल पा रहा है, बिल्कुल मिल पा रहा है। अब सवाल पूछेंगे किसको, अब लगा के देखेंगे किसको खा रहा है, खाना को खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल आप सही जवाब दिए। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है मैं खाना खा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दें। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है, हम जस्ट पहले बताए। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर है क्या है, कर्म होते हैं सकर्मक में और अकर्मक कर्म नहीं होते। जी हाँ, सकर्मक में कर्म होते हैं, अकर्मक में कर्म नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी। कर्म क्या हो सकता होती है, ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। बिना लेट के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाए 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा गया सकर्मक क्रिया हमेशा, जी हाँ, सकर्मक क्रिया हमेशा होता है एक कर्ता, एक वाक्य, एक कर्म, एक काल। इतना आसान क्वेश्चन, जस्ट पहले हम सकर्मक क्रिया बताएं। क्रिया 2 प्रकार के, अकर्मक सकर्मक, जिनमें से जिसमें कर्म होता है सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता है वो क्या होता है, अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर 11 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने बच्चों ने 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुने आप बिल्कुल सही जवाब दें, बिल्कुल सही जवाब दें। और इसी तरह आपको अच्छे से जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, क्रियापद यानी कि काम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पढ़िए। फर्स्ट, बच्चा दौड़ रहा है, हरे भरे पेड़ है, बड़ी मिठाई है, नदी का किनारा। तो हरे भरे पेड़ में कोई क्रियापद नहीं है, वो पेड़ हरा है, नदी किनारे है, मिठाई बड़ी है, इसमें कोई क्रियापद नहीं। बच्चा दौड़ रहा है तो यहाँ पर दौड़ने का काम हो रहा है, दौड़ने की क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने चुने ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पत्र शब्द का अर्थ नहीं है। जी हाँ, पत्र का कौन सा अर्थ नहीं है। तो पत्र को पत्रिका भी बोलते हैं, पत्ता भी बोलते हैं, चिट्ठी भी बोलते हैं, पुस्तक नहीं बोलते। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी चुने हैं पुस्तक नहीं बोलते। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिना लेट के हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 14 पे आ जाइए। मुख का, जी हाँ, मुख शब्द का अर्थ क्या हो सकता है, मुख शब्द का अर्थ आपको बताना है क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किए हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, हम लोग क्वेश्चन आंसर बहुत ही जल्दी कंप्लीट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो ऑप्शन है चेहरा, सिर, द्वार, कंठ। तो मुख शब्द का क्या अर्थ होता है, जल्दी से बता दीजिए। इतना आसान सा सवाल पूछा है 14 नंबर, तो सभी बच्चे को पता है चेहरा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 14 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। 15 पे आ गए तो सबसे पहले 15 पढ़िए। अवयवी शब्द का क्या परिभाषा है। जी हाँ, अवयवी शब्द का क्या परिभाषा है। यहाँ ऑप्शन दिया है जो समय, स्थान, काल आदि परिवर्तन करता है, जो वाक्य कार्य करता है, जो अपनी स्थिति रूप में कभी नहीं बदलता है, जो वाक्यों में संज्ञा के रूप में आता है। तो आपको पता होना चाहिए अवयव शब्द का अर्थ क्या है। अवयव शब्द का अर्थ बच्चा को पता है। अगर आप क्लास में आए हैं और क्लास में पढ़े होंगे तो जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 16 पे। क्वेश्चन नंबर बिना लेट के 16 पे आ जाइए। वह जल्दी आया, क्या जल्दी शब्द किस प्रकार का अवयव है। वह जल्दी आया, क्या वाक्य में जल्दी शब्द बताना है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा ध्यान से पढ़िए। वह जल्दी आया और जल्दी इसमें बताना है कौन सा इस वाक्य में जल्दी किस प्रकार का अवयव है।
कालवाचक, स्थानवाचक, संबंधवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, थोड़ा सा दिमाग लगाने। कालवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राजमहल शब्द में किस प्रकार का समास है। आपको समास ट्रिक्स के साथ पढ़ाया गया था। अब तक दादी, अवयवी, बहुब्रीहि, क्रमधारय, तत्पुरुष, है ना, द्विगु, द्वंद्व, आपको 6 समास पढ़ाए गए थे। समास के 6 भेद आपको पढ़ाए गए थे, जिनमें से आपको ट्रिक्स के माध्यम से समझाए गए थे, जो आप सभी समास को आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पर बिना लेट के हम लोग पढ़ते हैं, राजमहल किस प्रकार का समास है। जी हाँ, राजमहल किस प्रकार का समास है। 17 नंबर का आपको जवाब देना है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास। द्विगु समास नहीं होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा। द्वंद्व में 2 आते हैं, जैसे रात दिन खेल कूद। तो हम लोग का ये सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगर आपको वीडियो चाहिए ग्रामर का, तो 1 शॉट हम वीडियो लेकर आ रहे हैं बहुत ही जल्दी। अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 1 शॉट ग्रामर का अगर वीडियो अगर चाहिए आपको, हिंदी ग्रामर का, जिनमें से क्रिया हो गया, वाक्य हो गया, जितने भी है ग्रामर से रिलेटेड, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, अपोजिट वर्ड्स, सब एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आप सिंपल क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी जल्दी, है ना, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, हम डिटेल्स पढ़ाने लगेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए। बहुब्रीहि समास। जी हाँ, बहुब्रीहि समास किस प्रकार के पद होते हैं। 2 पदों का अर्थ साथ मिलकर नया पद अर्थ बनता है। दोनों पद का अर्थ एक ही होता है। पहला पद दूसरे पद का विशेषण करता है, यानी कि विशेषण करता है। समास का अर्थ दोनों में से अलग होते हैं। तो बहुब्रीहि समास आपको क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जितने बच्चों ने बताएं, ऑप्शन नंबर डी, समास का अर्थ दोनों पद से अलग होता है। जी हाँ, समास का अर्थ दोनों पद से अलग होता है। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी चुने, आप बिल्कुल सही जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तुम स्कूल जाओ, तुम स्कूल जाओ एक सेंटेंस हो गया, और मैं घर जाऊंगा 2 सेंटेंस हो गया। यहाँ पर और आया है ना, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या आ गया, और आ गया। ध्यान से थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए। तुम स्कूल जाओ, मैं घर पर रहूंगा, किस प्रकार का वाक्य है। हम बताए थे जब 2 वाक्य जोड़ेगा, तुम स्कूल जाओ एक वाक्य, मैं घर जाऊंगा 2 वाक्य को जोड़ने वाले कौन है, और है। तो जहां पर 2 वाक्य जोड़ेगा वो हमारा सिंपल से, बिना आपको ऑप्शन पढ़े बोल देना सर जी संयुक्त हो जाए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर सरल वाक्य है, यानी कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, तुम स्कूल जाओ और मैं घर रहूँगा, चिड़िया आई और चली गई, बच्चा आए और खाए, अलग जो 2 सेंटेंस को जोड़ेगा उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 20 पे सभी बच्चे आ जाइए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा गया, मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। वह देर से आया था। अब यहाँ पर सवाल बनता है, देखिए दूसरा वाक्य पहला वाक्य के अभाव कर रहा है। जहाँ पर अभाव होगा तो सिंपल सा वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। मैं उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया। तो देखते हैं 20 नंबर का कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। मिश्र वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा। सरल वाक्य मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, संयुक्त में जोड़ेगा मैं जाया और खाया, चिड़िया आई और गई, इसी प्रकार आई उड़ी, तो और मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर। जब कोई सेंटेंस दूसरा वाक्य पहला वाक्य अभाव दिखाएगा तब समझ लेना मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इससे पहले यहाँ पर एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को, जी हाँ, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्न का हल भी निकालिए। बार बार सोचते क्या होगा उसे काम। जी हाँ, आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से पढ़िए। अब जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थ जीवन जिंदगी सब कुछ होम देने वाले भी हस्ती और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं, दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसे कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे का हृदय स्थलीय सुभाष की प्रतिमा अवश्य की प्रतिष्ठापित होगा, लेकिन सुभाष की आंख पर चश्मा नहीं थी। सुभाष जी का आंखों पर चश्मा नहीं थी। बिल्कुल आप बच्चा को पता होगा। बिल्कुल आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए किस पार्ट से लिया गया। ये जो पैराग्राफ दिया है नेताजी का चश्मा पार्ट से लिया गया। नेताजी का चश्मा का पार्ट का लेखक जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इतना लेट कैसे हो पा रहा है? बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना पड़ेगा। नेताजी का चश्मा पार्ट के लेखक कौन है? जितने बच्चों ने सोनी प्रकाश सुने, जी हाँ, सोनी प्रकाश इज द राइट आंसर हो जाएगा। सोनी प्रकाश इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 21 में क्या पूछा गया। गद्यांश के लेखक किस बात का दुख हो रहा है, इस लेखक को किस बात का दुख हो रहा है, थोड़ा जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन्हीं 4 में से आपको जवाब
ढूंढना है। तो यहाँ पर पूछा है, देखिए, कौम की मानसिक और अपने देश के प्रति निष्ठा, चश्मे की कमी, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के बारे में, अपने जीवन के फैसले के बारे में। लेखक को किस बात का दुख हो रहा है? सोनी प्रकाश को। ऑप्शन नंबर जो हमारे 4 है और क्वेश्चन नंबर 21 है। तो जल्दी से बता दीजिए किस बात का दुख हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। पैराग्राफ में क्या बताया है कि कौम के मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठता के कारण लेखक को क्या हो रहा है? दुख हो रहा है, जो आपको पैराग्राफ में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पैराग्राफ में थोड़ा पढ़ सकते हैं, आपको पैराग्राफ यहाँ आपके सामने दिखाया हुआ है। सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों में चश्मा नहीं होगी। पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको यहीं से जवाब दे देना है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, गद्यांश के लेखक यह विचार सुभाष की आंख में चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो लेट हो जाएगा, आपको बिल्कुल सही से जवाब दे देना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में चश्मा नहीं था, तो जिसकी कमी दर्शा रहा था। सब कुछ ठीक ठाक थे, 2 फुट के बनाए थे, चौराहे पर बनाए थे, हवलदार साहब काम के सिलसिले में आया करते थे। ये स्टोरी आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो चश्मे का कमी थे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिना लेट के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने से पहले आपको एक पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पुतों से ही अलग दिलाई उसकी, किंतु जो श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पुतों के भाई बुलाकर उसके साथ कर दिया यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पुतो रो कर मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएंगे। ये हम लोग का पाठ लिया गया है जाकर के बाल गोविंद भगत से। बाल गोविंद भगत का पाठ का लेखक जल्दी से आप बता दीजिए। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक बौनपुरी जी। जितने बच्चों ने बताया बिल्कुल आप सही बताएं। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? एक लौता बेटा था। उसका बेटा कैसा था? सुस्त और बोधा। उसका बेटा कैसा था? सुस्त था। जब उसके बेटे का मृत्यु हो गया तो अपने पुतों को यानी कि अपने माँ के जाने बोला उसके भाई के यहाँ, और बताया कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। उसके बाद उसको पुतो जो थी वो रो कर चली जाऊंगी बोलने के बाद बोलते हैं कि आपका इस बुढ़ापे उम्र में कौन ख्याल रखेगा। भगत जी क्या बोलते आगे, बीमारी पड़े हो तो कौन मैं चुल्लू पानी देगे। आगे देखिए थोड़ा पढ़िए। पैर पड़ती हूँ मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। उसके पुतो बोल रही है कि मुझे अलग मत कीजिए, आप बीमार पड़ेंगे तो आपको पानी कौन देगा, आपके लिए खाना कौन बनाएगा। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। यह उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या करती, यानी कि बेचारी क्या करती है ना। तो अब आगे यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा। जो बाल गोविंद भगत थे जो कबीरदास को क्या मानते थे? कबीरदास को साहब मानते थे। आपको पता होगा ये बाल गोविंद भगत का एक ही बेटा था, जो उसके बेटा मरने के बाद अंतिम संस्कार होने के बाद उसके पुतों को जाने बोलते, तो वही दुख बयां कर रहा है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। भगत का निर्णय क्या था? पुतों को घर में रहने देना, पुतों से दूसरी शादी कराने का, पुतों को घर से बाहर निकालने का, पुतों को छोड़ देने का। तो 4 विकल्प आपको जल्दी से 23 का जवाब दे देना चाहिए। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चुने हैं, पुतों को दूसरी शादी करने को कहा था, जिस कारण से बोले थे कि आप चल जाइए अपने मायके यहाँ और दूसरी शादी कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 24 में पुतों ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने को कहा? मैं घर से नहीं जाऊंगी, मैं दूसरी शादी करूंगी, मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, मैं घर छोड़ने का तैयार नहीं। तो बच्चा को पता है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, दुख बयां कर रहे थे कि अगर मैं चला जाऊंगा तो आपके लिए पानी कौन देगा, खाना कौन बनाएगा ना, ये सब दुख बयां करे। तो ऑप्शन नंबर सी बिना देखे आपको 24 का बता देना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे पहले जो पैराग्राफ पढ़ा है, यानी कि पैराग्राफ जो पढ़ा हुआ है आपको पढ़ना पड़ेगा। ऊपर में जो दिया हुआ है, भुजमल भूमि भू बीनू किन्हीं विपुल बार महेंद्र मन दिन्ही सह बाभुज छेड़ निहारा परसु बिलुक महिब कुमारा बातु यानी मातु पितही जनी सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। आप यहाँ पढ़ने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। गर्भन के अर्भक दलन में अर्भक का क्या अर्थ है? आपको जल्दी से बता देना। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चा। किसको बोला है? अर्भक बच्चा को बोला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आज क्वेश्चन 26 पे पूछा गया है। जी हाँ, महिब कुमार किसे कहा गया? महिब कुमार किसे कहा गया? महादेव सिंह को, लक्ष्मण को, राम को, परशुराम को। आपको जल्दी से बताना। क्वेश्चन 26 सही आंसर हो जाएगा, लक्ष्मण को बोला। क्वेश्चन 27 विपुल बार महिम
महिदेव मन सिन्ही दिन्ही में महिदेव किसका संदर्भ है? 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प है, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। 27 का जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने महादेव शिव का। आपको ये परशुराम लक्ष्मण वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, बहुत जल्दी पढ़ा देंगे, तो आप बहुत आसानी से हर सवाल का जवाब दे पाएंगे। कोई बात नहीं, हम पढ़ा देंगे क्लास में, आप रेगुलर क्लास में बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 28 में आप देखिए, यहाँ पर पूछा है परशु बिलुक महीप कुमार में परशु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से आपको जवाब दे देना है। तो जितने बच्चों ने जी हाँ 28 का ऑप्शन नंबर ए चुने हैं, एक युद्ध अस्त्र का, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 29, गंगटोक, गंगटोक का अर्थ होता है घाटी, पत्थर, पहाड़, जंगल। तो जितने बच्चों ने ये पढ़े थे, जो हम लोग का गंगटोक शहर का जिक्र हुआ था, सिक्किम की राजधानी गंगटोक थे, मेहनत का बादशाहों का शहर बोले थे जितेन नार्गे, और आपके जो हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं गंगटोक सिक्किम के बारे में, है ना, तो आपको पता होना चाहिए गंगटोक का अर्थ क्या होता है। गंगटोक का अर्थ होता है पहाड़ होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट वन देखिए 30 जी हाँ, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। जितेन नार्गे ने जीप, जो जितेन नार्गे थे ड्राइवर थे और एक गाइड भी थे। जितेन नार्गे जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो जितेन नार्गे के जीप में आपको पता होना चाहिए किसकी तस्वीर लगी हुई थी? दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई थी। जितेन नार्गे गाइड थे और एक ड्राइवर थे जितेन नार्गे, ठीक है। तो आई होप कि आप 30 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जवाब दिए हैं। तो इसी प्रकार आप पढ़िए, और यहाँ से आप खंड ग से खंड ख से और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार पूछा गया है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए।